तो वंस अगेन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो मैं उदित छिबर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि किस साइमन कमीशन क्या थी, साइमन कमीशन कब आती है और साइमन कमीशन के आने की क्या रिकमेंडेशन रहती है, उसके बाद नेहरू रिपोर्ट क्या रहती है, आपके जिन्नास के 14 पॉइंट क्या होते हैं, दिल्ली प्रपोजल क्या होता है। अंडरस्टूड। तो अगर मैं एक बार फ्लैशबैक में जाऊं तो हमने 1928 साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट के बारे में बात की थी। ये आपसे सिर्फ यूपीएससी में टाइमलाइन के रिगार्डिंग कोई पूछ सकता है कि ये चीजें कब आई थी। मोहम्मद अली जिन्ना के भी जो 14 पॉइंट थे वो भी इसी टाइम के। अंडरस्टूड। तो इसके बाद नेहरू रिपोर्ट आता है, साइमन कमीशन आता है। साइमन कमीशन अपनी कुछ रिकमेंडेशन देता है, जिसमें से एक रिकमेंडेशन साइमन कमीशन की होती है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। अंडरस्टूड। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आप सबने सुना होगा, आरटीसी जिसको कहते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, मैं जस्ट आपको वैसे बता देता हूँ, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर होता है, इंडिया का वाइसरॉय, और एक इन्हीं की मीटिंग होती है, उसमें इंडियंस अलाउड नहीं होते। पर आगे चल के साइमन कमीशन कहते हैं कि उसमें कांग्रेस का भी एक पार्टिसिपेंट होना चाहिए, ताकि वहां यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म चाहिए वो वहां पे पता हो। अंडरस्टूड। तो ये रहता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का। तो अब चलते हैं, शुरू करते हैं। तो जैसे ही ये सब खत्म होता है तो कांग्रेस का कैलकाटा सेशन होता है 1928 में, दिसंबर 1928 में कोलकाता का सेशन होता है। तो लास्ट में आप सबने देखा होगा नेहरू रिपोर्ट देता है। इस रिपोर्ट के अगेंस्ट मुस्लिम लीग भी होती है, कांग्रेस, आपका यूथ भी होता है और पीपल भी होते हैं। तो यूथ के उस टाइम लीडर कौन होते हैं? एक नेहरू और एक सुभाष चंद्र बोस। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो रिपोर्ट है ये मोतीलाल नेहरू की बात हो रही है, और जो यूथ होता है उसमें जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे। ओके। तो रिपोर्ट के अगेंस्ट क्या थे कि इसमें इन्होंने लिखा था कि हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए एज पर नेहरू रिपोर्ट। ओके। और आपके जो यूथ के लीडर थे, जो बाकी थे, उन्होंने कहा था कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अंडरस्टूड। ये आपके यहाँ कैलकाटा सेशन में निकल के आया था, ये भी आपसे कोई पूछ सकता है। ओके। तो अगर नहीं, इसमें ये था कि अगर ये नहीं होता तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने ये कहा था कि आपका जितना भी बॉयकॉट हो सकता है बॉयकॉट करो, फॉरेन गुड्स का, फॉरेन मटेरियल का, क्लोथ्स का। तो ये इस सेशन में डिसाइड हुआ था। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो था वो, जैसे मैंने बताया कि यहाँ की गवर्नमेंट का एक बंदा रिप्रेजेंटेटिव वहां पे मिलेगा जाके, जो यहाँ पे नेहरू जी देते हैं उसके रिगार्डिंग स्टेटस के। अंडरस्टूड। तो ये सेशन में बात होती है कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, सबसे मेजर डोमिनियन स्टेटस के साथ हमने नहीं जाना। तो ये रहता है कैलकाटा सेशन का। तो इसके बाद लाहौर सेशन होता है अगले साल। लाहौर सेशन में जो मेजर होता है वो ये होता है कि जवाहरलाल नेहरू को प्रेसिडेंट चुन लेते हैं। ये क्यों चुन लेते हैं? क्योंकि उस टाइम जब ये चीज हो रही थी आपकी, तो उस टाइम जो यूथ का सबसे बड़ा लीडर निकल गया था, जवाहरलाल नेहरू के रूप में ही निकल गया था। तो इस वजह से उनको प्रेसिडेंट बना देते हैं। और ये जो यहाँ पे रिकमेंडेशन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की होती है डोमिनियन स्टेटस के लिए, उसको ये आते ही बॉयकॉट करते हैं कि हमने नहीं जाना। अब जैसे यूथ लीडर होते हैं तो एंथुसियाज्म यूथ में होते हैं, जैसे यूथ भी मास पार्टिसिपेशन रहता है कॉलेजेस में, स्कूल्स में, इंफॉर्मेशन और आइडियोलॉजी ट्रांसफर करते रहते हैं। तो इनमें इनका बहुत बड़ा योगदान था अपने टाइम में। और 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के किनारे इन्होंने ट्राइकलर फ्लैग जो था उसको अडॉप्ट किया था एज अ सिंबल ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, और इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। ये आपसे कोई पूछ सकता है, पर आपको पता होना चाहिए कि ट्राइकलर 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने अडॉप्ट किया था एज अ सिंबल ऑफ फ्रीडम फॉर द कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। ओके। तो ये बात रहती है लाहौर सेशन तक, जो भी हमने बात की। अगर मैं टाइमलाइन की बात करूं तो 1927 साइमन कमीशन, देन 1928 आप कह सकते हैं नेहरू रिपोर्ट, उसके बाद आपका कैलकाटा सेशन, उसके बाद आपका लाहौर सेशन। ओके। अभी मैं ज्यादा डीप में इस वजह से जा रहा हूं ताकि कोई भी टाइमलाइन के हिसाब से कुछ मिस ना हो। और आगे चल के आपसे अगर कोई मेंस में कुछ पूछता है कि इकोनॉमिक कंडीशन या और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या थी, तो आपको इस सब के बिहाफ पे आप वहां पे कुछ ना कुछ एक, क्या कहते हैं उसको, कि किसी तरह से इंफॉर्मेशन आपके पास होगी तो आप कुछ ना कुछ वहां पे फॉर्मुलेट कर सकेंगे। ठीक है। तो ये सब बात हो जाती है यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे मेजर क्या रहता है, जैसे ही आप ये देखते हो बॉयकॉट राउंड टेबल डिसाइड होता है यहाँ कांग्रेस के सेशन में लाहौर में, तो यहाँ पे गांधी जी भी होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जैसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मना करते हैं और उधर से गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ कर रही होती है, तो गांधी जी जो होते हैं वो अपने 11 डिमांड्स रखते हैं। 11 डिमांड्स। ओके। ये 11 डिमांड्स क्या होती है इसके ऊपर हम बात करते हैं।
11 डिमांड्स क्या कहती हैं? ये बेसिकली 11 डिमांड्स मैंने लिखी हुई है। एक्सपेंडिचर पे आपका आरबीआई के ऊपर जो आपका एक्सपेंडिचर है वो कम होना चाहिए। टोटल प्रोहिबिशन बिल्कुल ही बंद होना चाहिए। रिफॉर्म्स इन सीआईडी होना चाहिए कि जैसे ही आपके उस टाइम में इन्वेस्टिगेशन में जो भी रहता है उसमें कुछ चेंजेस लाने चाहिए। आर्म्स एक्ट में चेंजेस होने चाहिए। उससे पहले इंडियंस को बिल्कुल हटा दिया था, जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था उसी टाइम आर्म्स एक्ट आया था। तो इसको कहा था कि इसको चेंज कीजिए। जो इनके पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनको रिलीज कीजिए, जिन्हें आप ये कहते हैं कि राजनीतिक वो होते हैं जो कैदी हैं उन्हें रिलीज करना चाहिए, जो रैली के दौरान या कहीं पे भी आप ये कह सकते हैं कि कहीं विद्रोह या रिबेलियन की तरह जिनको अरेस्ट किया जाता है उनको रिलीज कीजिए। पोस्टल रिवॉर्ड बिल को एक्सेप्ट करना चाहिए। करेंसी रेशो को वो कीजिए, रिड्यूस कीजिए। यहाँ की और ब्रिटेन में जो करेंसी का डिफरेंस है उसको कम करना चाहिए। टेक्सटाइल को प्रोटेक्ट करें कि टेक्सटाइल जो आने वाले टाइम में बिल्कुल ही खत्म हो रही थी। जैसे एक टाइम में हमने बात की थी कि जो आपके स्टार्टिंग में एक्सपर्ट थे जो कढ़ाई का काम है कुछ करते थे वो ब्रिटिशर ने आगे बिल्कुल खत्म कर दिए थे, जिस वजह से जो उस फील्ड के स्किल्ड लेबर थे या स्किल्ड एम्प्लॉयज थे उन्हें वो काम बंद होने की वजह से किसी और काम में एज अ लेबर एज अ डेली वेजेस एम्प्लॉय काम करना पड़ा। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफी बड़ी थी इंडिया की, तो इसको इंट्रोड्यूस और प्रोटेक्ट कीजिए। कोस्टल शिपमेंट फॉर इंडियंस, इसमें इंडियंस के लिए रिजर्वेशन होनी चाहिए। लैंड रेवेन्यू को कम कीजिए 50%। और सबसे मेजर साल्ट के ऊपर उस टाइम में टैक्स लगता था कि आप साल्ट आपको चाहिए और उसके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट की मोनोपोली थी, तो इसको खत्म कीजिए। तो ये गांधी जी 11 डिमांड्स रखते हैं अपनी, जो यहाँ पे डिसाइड होता है इन अगेंस्ट टू राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कि आप ये हमारी 11 डिमांड्स मांगे, फिर हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे जो भी आपसे बात करनी है वो हम करेंगे। अंडरस्टूड होता है। यहाँ पे जैसे ही गांधी जी ये चीजें बताते हैं 11 डिमांड्स कि अगर ये चीजें आपकी नहीं हुई तो एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू होगा और उसके जिम्मेदार गवर्नमेंट होगी। और जैसे ही आगे टाइम चलता है तो ये डिमांड्स पूरी नहीं होती, जैसा आप सबको पता है। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम लाइन, और आप सबको पता होगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में शुरू हुई थी, जो स्टार्ट हुई थी आपका साल्ट लॉ को तोड़ने में या डांडी मार्च से। ओके, तो 2 मार्च 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करते हैं गांधी जी। डांडी मार्च जिसका नाम होता है, ये डांडी मार्च क्या होता है कि यहाँ पे अहमदाबाद से गांधी जी पैदल यात्रा करते हैं 78 मेंबर्स के साथ अपने। यही क्यों जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे बीच होता है और बीच पे साल्ट होता है। अंडरस्टूड? तो जैसे लिखा हुआ 78 मेंबर्स का अहमदाबाद से डांडी पैदल जाते हैं, इस वजह से इसको मार्च कहते हैं। ये इस वजह से नहीं कहते कि मार्च के मंथ में है। डांडी मार्च मीन्स पैदल जाते हैं वो, और वहां पे जाते ही जो साल्ट होता है उसको यूज करते हैं और इसके साथ जो यहाँ पे सॉल्ट का टैक्स और मोनोपोली होती है उसको खत्म कर देते हैं। अंडरस्टूड? तो ये जैसे ही होता है तो नेहरू को अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो भी इसी तरह है, इसको सपोर्ट करता है। और जैसे ही यहाँ पे गुजरात में होता है, ऐसे कई जगह तमिलनाडु, मालाबार में, आंध्र में, उड़ीसा में, असम में, बंगाल में, बिहार में, पेशावर में, हर जगह ये चीजें हो रही होती हैं। जैसे तमिलनाडु का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है सी राजा गोपालाचार्य, जो फर्स्ट प्राइम आपके वाइसरॉय के बाद इंडिया के वाइसरॉय रहे हैं, या आप कह सकते हैं लास्ट वाइसरॉय जो है ना सी राजा गोपालाचार्य थे, जो तमिलनाडु में डांडी मार्च की तरह सॉल्ट लॉ के अगेंस्ट काम करते हैं। ओके, तो ये सब चीजें चल रही होती है नेशन में साल्ट लॉ के अगेंस्ट, जो गांधी जी जब कंडीशन रखते हैं कि ये नहीं खत्म हो तो हम करेंगे, वो जब करते हैं तो अक्रॉस इंडिया इस चीज को सपोर्ट किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है सिविल डिसोबीडियंस और साल्ट लॉ का। ओके, तो ये जब चीजें हो रही होती हैं तो इसका इम्पैक्ट क्या आता है? लेट अस सपोज गवर्नमेंट ने कह दिया करना तुम कर लो, मेरे को कोई इश्यू नहीं है। तो इम्पैक्ट ये आता है कि जो आपके फॉरेन क्लोथ्स का इंपोर्ट होता है वो बिल्कुल ही कम हो जाता है। अंडरस्टूड? जिस वजह से रेवेन्यू कम होता है। जो गवर्नमेंट के लॉस होते हैं लिकर में, एक्साइज में, लैंड रेवेन्यू में, वो धीरे धीरे होने शुरू हो जाते हैं। और तीसरा, लोग बॉयकॉट करना शुरू कर देते हैं इलेक्शन को। लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होते हैं उसमें लोग सपोर्ट नहीं करते। जैसे आखिर में नोटा गवर्नमेंट ने एक शुरू किया कि नन ऑफ द अबव, उस टाइम में आपका पार्टिसिपेशन ही बिल्कुल नील हो गया था एक टाइम पे, और मास पार्टिसिपेशन स्टार्ट हो चुका था इस टाइम पे, जैसे कि यहाँ पे दांडी में हुआ है। तो अब ये देखिए कि साउथ तो पूरा भर दिया था और पेशावर भी है। तो जो चीज आप एक जगह जैसे ही शुरू होगी तो वो आप हॉरिजॉन्टली डिप्लॉयमेंट आपका हर जगह होना शुरू हो गया था। तो इससे ये पता लगता है कि मास पार्टिसिपेशन यहाँ पे मिलना शुरू हो गया था गांधी जी को और कांग्रेस को नेशनल मूवमेंट के अगेंस्ट, नेशनल मूवमेंट के तहत। तो जब ये चीजें हो रही होती है तो गवर्नमेंट भी देख रही है, गवर्नमेंट को भी कुछ ना कुछ तो करना था।
तो इसी के 3 या 4 महीने बाद इरविन सजेस्ट करता है कि आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आए और उस पर हम देखते हैं बात करके कि आपकी क्या डिमांड्स हम पूरी कर सकते हैं और आप हमारी क्या डिमांड्स पूरी कर सकते हैं। ओके, तो इसी के तहत 1930 अगले ही महीने मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू को नेहरू के साथ मिलने होते हैं, ये वादा जो कि पूरे डिस्कस करने के लिए। तो जैसे ही ये यहाँ पे मिलते हैं तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी अथोराइज कर देती है गांधी जी को कि आप वाइसरॉय से मिले ऑन बिहाफ ऑफ कांग्रेस। तो गांधी जी जैसे ही जाते हैं तो इसको कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट, जिसको हम कहते हैं दिल्ली पैक्ट। ये आपसे कोई पूछ सकता है दिल्ली पैक्ट और गांधी इरविन पैक्ट में इसका नाम देके तो दोनों सेम ही चीज है। तो वाइसरॉय गांधी जी के कुछ पॉइंट्स पे एग्री हो जाता है, गांधी जी वाइसरॉय के कुछ पॉइंट्स पे एग्री हो जाते हैं और ये एग्री हो जाते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करने के लिए कि ठीक है हम देख लेंगे। ओके, इसमें गांधी जी कुछ पॉइंट्स पे एग्री होते हैं, कुछ पॉइंट्स पे वाइसरॉय एग्री होता है कि आपका जो यहाँ पे आपने डिमांड की थी लैंड की वो हम कम कर देंगे, इनमें से जो आपके पॉइंट्स है उस पर कुछ कुछ हम काम करेंगे। इसी तरह गांधी जी एग्री कर लेते हैं कि मैं मास पार्टिसिपेशन कम करूंगा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रोक देते हैं और साल पे जितना हो जाता है वहीं पे उसको फुल स्टॉप कर देते हैं। तो ये ऐसी दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और आगे यहाँ पे एमओयू साइन हो जाता है कि हम ये चीजें करेंगे। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है, कराची सेशन होता है 1931 मार्च में, अंडरस्टूड। और गांधी जी यहाँ वाइसरॉय से मिल जाते हैं जो कि दिल्ली पैक्ट में होता है। यहां तक समझ आ रहा है आप सबको? जिस दिन ये मिलते हैं और जिस दिन यहाँ आना होता है उसके 6 दिन पहले आप ये कह सकते हैं कि जिस दिन ये होता है और जिस दिन ये होता है इन बिटवीन भगत सिंह, चंद्रशेखर और राजगुरु को फांसी होती है। अंडरस्टूड। इसका मतलब क्या था कि जो यहाँ पे डिमांड्स होती है और यहाँ पे जो चीज होती है वो अगर ये भी पॉइंट ऐड कर लेते तो उनकी फांसी रुक सकती थी, ऐसा आइडियोलॉजी मानी जाती है। तो इस वजह से इस चीज को लेके पंजाब नौजवान भारत सभा जो होती है वो गांधी जी जैसे यहाँ पे आ रहे होते तो उनको ब्लैक फ्लैग दिखाती है। ओके, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि कौन गांधी जी को ब्लैक फ्लैग दिखाता है कराची सेशन में आते हुए, या किस सेशन में गांधी जी को ब्लैक फ्लैग दिखाए जाते हैं, किस कारण से दिखाए जाते हैं, कौन सी पार्टी दिखाती है और किस टाइम पे दिखाती है, क्या कारण होता है। तो ये 3-4 क्वेश्चन इसके यहाँ से बन सकते हैं कि कराची सेशन में दिखाते हैं अगेंस्ट हिज, आप कह सकते हैं डिसएग्रीमेंट या ना बात करना और उनकी फांसी रोकने के ऊपर पंजाब नौजवान भारत सभा गांधी जी को ब्लैक फ्लैग दिखाती है। तो जैसे ही गांधी जी वहां पे पहुंचकर तो सबसे पहले तो एडमायर करते हैं उनकी ब्रेवरी और सैक्रिफाइस की, तीनों की, कि अपना मौन धारण करना या उस पे कुछ ना करना, कि वो बहुत ही ब्रेव थे, उनके बारे में अच्छा अच्छा बोलते हैं। पूर्ण स्वराज जो यहाँ पे डिसाइड होता है कि हमें पूर्ण स्वराज के ऊपर बात करनी है, उसी को कंटिन्यू करते हैं। और 2 रेजोल्यूशन होते हैं फंडामेंटल राइट्स के और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम। फंडामेंटल राइट्स आपको सबको पता है कि फंडामेंटल राइट्स उस टाइम पे क्या होगी आज है, और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम होता है कि टैक्स कम किया जाए, जिनके ऊपर आप ये कह सकते हैं कर्जा है वो माफ किया जाए, लोगों को बेसिकली जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है उसको रोकने के लिए। तो ये 2 रेजोल्यूशन अडोप्ट होते हैं यहाँ पे, अंडरस्टूड। तो ये सब चीजें होती हैं कि हम क्या क्या करेंगे, बेसिकली बैंक डाटा बन रहा होता है। तो इसके बाद ही आपका आता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अंडरस्टूड। जानता हूं मैं कि लेक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और थोड़ा लेंथी है या आप कह सकते हैं बोरिंग है, पर एक काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि इसमें 3 सेशन बहुत मेजर है, कलकत्ता, लाहौर और कराची। और गांधी इरविन पैक्ट, दिल्ली पैक्ट, पंजाब नौजवान भारत सभा, दांडी मार्च, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ट्राई कलर कब हुआ था, जवाहरलाल नेहरू को प्रेसिडेंट कब बनाया था। तो ये सब चीजें काफी मेजर है इसमें। तो ये आप सब एक बार जरूर गो थ्रू दोबारा कीजिएगा और इसके ऊपर जो नोट्स बन सकते हैं, जो आपके हिसाब से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो जरूर बनाइए क्योंकि यूपीएससी प्री प्लस मेंस के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आया होगा और आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के ऊपर बात करेंगे जो कि आपकी 1930 से 1932 तक चलती है। और जैसे आप देखते हैं 1946 में तो आपका लास्ट प्लान आ जाता है इंडिपेंडेंस का, तो हमारे पास सिर्फ 14 ही साल रह गए डिस्कस करने के। तो इसी में जो आगे वाले आपके चैप्टर है उनमें हमें वर्ल्ड वार भी डिस्कस करना है, कॉम्युनल इम्पैक्ट भी डिस्कस करना है,
क्या क्या इश्यूज रहे थे उस टाइम में, क्रिप्स का मिशन आया था। तो ये सब 2 या 3 लेक्चर की बात है आई थिंक। उसके बाद हम इंडिपेंडेंस तक पहुंच जाएंगे, जिससे मैं सोचता हूँ हिस्ट्री खत्म करेंगे और पॉलिटिक्स स्टार्ट करेंगे। अंडरस्टूड। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आप सबको समझ आया होगा, और वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद एंड जय हिंद।